हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 विज्ञान का 5वां पार्ट जिसका नाम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है यहाँ पर जंग क्या है। मतलब आपने बताना है कि जंग किसे कहते हैं। क्या जंग लोहे या लोह पदार्थ से भिन्न है। मतलब कि जैसे हम लोग जंग जो होती है, अगर जैसे आपके पास ये कोई कील है, इसके ऊपर जंग लगी हुई है, तो कई बार ऐसा बच्चे सोच लेते हैं कि ये जंग इस लोहे का ही रूप है। मतलब ये जो लोहा जो कील है वो है ही इस तरह की कि ये ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो बच्चों वही आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जंग लोहे से भिन्न है या वह वही लोहा ही है। ठीक है, तो इसका जवाब है बच्चों आपके लिए कि जंग लोहा नहीं है। ठीक है, जंग जो होती है वो मतलब जैसे जो कील है, अगर उस पे थोड़ी जंग लग गई है तो वो लोहा नहीं है, वो वहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया होता है। तो वो जो नया पदार्थ जो बना होता है उसके कारण जंग लग गया होता है। मतलब वो नया पदार्थ ही एक्चुअल में जंग होता है। ठीक है, तो जो नया पदार्थ है वह होता क्या है एक्चुअल में, वह होता है ऑक्साइड। मतलब कि जो आयरन, जैसे मतलब लोहे को इंग्लिश में हम लोग आयरन बोलते हैं ना, तो जो आयरन है वो लोहा, मतलब जो कील का लोहा है वह ऑक्सीजन के साथ पानी की उपस्थिति में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना लेता है और उस नए पदार्थ को ही कहा जाता है आयरन ऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? आयरन ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड की जो परत होती है आयरन के ऊपर, इसी को जंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑक्साइड की परत जो आयरन की अभिक्रिया करने से वो पानी और ऑक्सीजन के साथ बन गई है, वह आयरन ऑक्साइड ही जंग है। ठीक है, तो जंग जो है, अब इसमें आंसर में हम लोग देख लेते हैं जो लिखा हुआ है कि जंग लोहा नहीं है, यह उससे भिन्न अलग होती है। जंग लोहे की वस्तुओं पर लगने वाले गहरे लाल, जैसे हम भूरा भी कह सकते हैं, भूरे रंग की परत होती है जो ऑक्साइड के बनने के कारण बनती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो ऑक्साइड बन गया है वही हमारा जंग का रूप है। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जंग लगने के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। मतलब जंग जो है वो किन परिस्थितियों में लग जाता है। ठीक है, तो जंग जो है जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। मतलब दो परिस्थितियां इसके लिए चाहिए हमारे पास कि जहाँ पर लोहे का पदार्थ है, अगर उसमें जंग लग रहा है तो इसका मतलब वहाँ जल और ऑक्सीजन उसको मिला है पर्याप्त मात्रा में, तभी उस पर जंग लगा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, जंग लगने के प्रक्रम को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो अब ये जो जंग लगने का प्रक्रम है, ये अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि एक नया पदार्थ ऑक्साइड बना था, तो इसको एक बार हमें समीकरण द्वारा दिखाना है। बच्चों यहाँ पर आपने देखना है ध्यान से कि ये जो आपके समीकरण हैं इनको बैलेंस नहीं किया गया है, क्योंकि आपकी बुक में ऐसा साफ लिखा हुआ है कि इस कक्षा के लिए, आपकी कक्षा के स्तर के अनुसार आपको बैलेंस करना इक्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपने सिर्फ इतना जानना है कि एक समीकरण है और उस समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, दो जो पदार्थ हम आपस में मिक्स कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर मान लो आपका लोहा है, एक तो लोहा, ठीक है, जिसको हम Fe के सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, और साथ में उसमें क्या मिला है? जल मिला है। जल यानी कि लोहा प्लस H2O, ये H2O जल के लिए है, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वह ज़रूरी है, आपको पता ही है कि दो परिस्थितियाँ होती हैं जंग लगने के लिए, तो दूसरा हो गया ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें प्लस के निशान के साथ दिखाई हैं, तो इसका मतलब इन तीनों को मिक्स किया गया है। अब इसके बाद देखिए ये तीर का निशान लगाया गया है। ये तीर का निशान बताता है कि इन तीनों चीज़ों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनेगा वह क्या होगा। यानी कि इस तीर के निशान के बाद जो पदार्थ लिखा गया है यहाँ Fe2O3।
तो ये नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण को दिखाते हैं कि जो कोई भी चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है, और तीर के निशान के बाद उनका प्रोडक्ट दिखाया जाता है कि जो उनसे मिलकर जो उत्पाद बना है वह क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका जंग लगने का जो प्रक्रम है उसको एक समीकरण के द्वारा दिखाया गया है। ये देखिए Fe लोहा, इसमें प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर यानी H2O जल। ठीक है, और इससे जो बना है वह जंग बना है, और जंग का रासायनिक नाम आयरन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, Fe2O3। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपकी बुक में दिया गया है, वैसे ही ये लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की पतली पट्टी, या जिसे हम फीता भी कह सकते हैं या तार भी कह सकते हैं, ठीक है, जलने पर कैसे रंग का प्रकाश देती है, और इसकी भस्म मतलब उसकी राख, जलने के बाद जो राख बचती है वह का रंग कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, जो मैग्नीशियम की पट्टी है ये यहाँ चित्र में साथ में आपको दिखाया गया है। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये वाइट कलर की दिखाई दे रही है, सफ़ेद रंग की, ये देखिए। ठीक है, ये यानी कि जो मैग्नीशियम का जो फीता है उसको जलते हुए कैसा प्रकाश देता है, सफ़ेद रंग का। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, यह सफ़ेद या श्वेत चमकदार प्रकाश देती है, और जब ये जल जाता है पूरा तो इसकी जो राख होगी वह भी कैसी होती है बच्चों, सफ़ेद रंग की ही होती है। ठीक है, तो इसलिए जो भस्म है उसका रंग भी कैसा होगा, सफ़ेद ही होगा। ठीक, अब ये जो प्रक्रिया हुई इसमें, इसको भी हम एक समीकरण के द्वारा दिखा सकते हैं। तो देखिए समीकरण कैसे बनेगा इसका। अब हमने यहाँ पर क्या जलाया है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के लिए सूत्र है हमारे पास Mg। M कैपिटल लिखेंगे बच्चों, और G जो है वो आप स्मॉल लिखेंगे। प्लस में अब ये जो कोई भी चीज़ जल रही है तो उसको जलने के लिए किस चीज़ की उपस्थिति चाहिए होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है तो Mg को प्लस कर दिया O2। अब इन दोनों से जो बना है नया पदार्थ, यानी कि जो सफ़ेद रंग की भस्म जो बनी है वह क्या है बच्चों, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ भी आप ध्यान दें कि ये जो Mg प्लस O2 और MgO भी आप लिखते हैं तो भी ठीक है, इसको बैलेंस करना आपको कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैग्नीशियम के तार के जलने की अभिक्रिया को समीकरण द्वारा लिखें। अगला क्वेश्चन ही ये है जो अब आप समझ चुके हैं। तो ये हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिससे बन गया हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। आगे दिया हुआ है कि मैग्नीशियम के तार के जलने से बनी भस्म या पाउडर जो है उसका, अगर उसमें हम जल मिला देते हैं तो उसका विलयन एक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस विलयन की प्रकृति आपने बतानी है कि वह अम्लीय होगी या क्षारकीय। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अभी पीछे ही देखा था कि Mg जो है उसमें ऑक्सीजन को मिलाया गया तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है अब इसके अंदर हमने प्लस करना है H2O। ठीक है, H2O यानी जल। अब ये दोनों के प्लस करने से मतलब Mg और H2O को मिलाने से हमारे पास जो बना वो बना है MgOH2। ठीक है, MgOH2 ये जो होता है बच्चों, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये हमें बताना, ये कैसे प्राप्त हुआ, हमें जल में मिलाने से, भस्म को जल में मिलाने से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर देखते हैं। मैग्नीशियम की भस्म अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड के विलयन की प्रकृति क्षारकीय होती है। ठीक है, अब ये क्षारकीय जो प्रकृति होती है इसकी, ये हमें कैसे पता चली है, ये इस भस्म को पानी में मिलाने से ही पता चली है। मतलब जो हमारे पास भस्म थी उसमें प्लस H2O किया गया है। ठीक है, तो ये नीचे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर अच्छी तरह से दिया है। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्षारकीय प्रकृति का आप कैसे पता लगाओगे कि वह क्षारकीय है या अम्लीय है, ये आपने
कैसे पता करना है, किसी परीक्षण द्वारा ही आप पता कर सकते हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में केवल पूछा गया था कि उसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारकीय, तो इसलिए क्षारकीय उसका उत्तर लिखा है। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में उसका परीक्षण पूछा गया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वह क्षारकीय ही है। तो उसके लिए है हमारे पास ये कि हम उस भस्म को, यानी कि जो MgO है हमारे पास, उसमें क्या मिलाएंगे, हम H2O मिलाएंगे। H2O मिलाने से उसका विलयन तैयार हो जाएगा, और जो विलयन तैयार होने के बाद जो पदार्थ हमें मिला वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, इसके अंदर हम क्या डाल के परीक्षण कर लेंगे, लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो है वह हम इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे। तो आप अगर मान लीजिए लाल लिटमस पेपर इसमें डालते हैं, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपके पास, MgOH2 जो है आपके पास, इसमें अगर आप रेड कलर का यानी लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वह लाल लिटमस पत्र जो है आपका वह नीले रंग में बदल जाएगा। ये आपका किस चीज़ का परीक्षण है, ये आपका क्षारकीय का परीक्षण है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग आंसर भी पढ़ लेते हैं एक बार। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनता है जिसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इस पदार्थ का नाम क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इस पदार्थ में लाल लिटमस पत्र को डालने से नीले रंग में बदल जाता है। यह परीक्षण क्षारकीय प्रकृति की सूचना देता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की ही प्रकृति क्या है बच्चों, क्षारकीय है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है इसी का ये समीकरण के रूप में लिखा गया है कि मैग्नीशियम की भस्म को जल में घोलने पर नया पदार्थ बनने की अभिक्रिया को समीकरण द्वारा लिखें। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे किया था कि जो MgO है मैग्नीशियम की भस्म, तो उसमें वाटर मिला दिया यानी जल मिला दिया, तो जो हमारे पास बना था वह है MgOH2। तो ये जो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये यहाँ पर हाइड्रोक्साइड लिखा है बच्चों, हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल प्लस इन दोनों के जोड़ने से जो बना, इन दोनों की अभिक्रिया से जो बना वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि कॉपर सल्फेट को आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, कॉपर सल्फेट को आम बोलचाल की भाषा में हम किस नाम से जानते हैं, नीला थोथा। नीला थोथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग जो है वह नीले रंग का होता है। पानी में घोलने के बाद जो विलयन बनता है वह नीले रंग का होता है। ठीक है, तो ये नीला थोथा कॉपर सल्फेट का नाम है। ये देखिए, यहाँ आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो पानी में घोल दिया है ये कॉपर सल्फेट है। आपको वैसे ही पहचान में आ सकता है क्योंकि ये नीले रंग का है। ठीक है, तो ये है नीला थोथा। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा गया है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील अथवा ब्लेड का टुकड़ा डालने से इसका रंग कैसा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये परीक्षण आपकी बुक में दिया गया है, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जैसे ये आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है, यानी कि जो नीला थोथा होता है, उस नीले थोथे में आपने जल मिलाकर उसका विलयन बना लिया है। ठीक है, तो ये विलयन बन गया। इस विलयन का रंग जो है वह नीले रंग का है। अब इसमें कोई ब्लेड का टुकड़ा यूज़ की हुई ब्लेड या फिर आप कील कुछ भी डाल सकते हैं और इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। मतलब ये जो है ब्लेड ये आपने इसमें डालनी है। ये डालने के बाद इसे रख देंगे, आधे एक घंटे के लिए अवश्य छोड़ दें इसे। जब आप रखने के बाद आधे एक घंटे बाद उसे जब चेक करेंगे तो ये जो नीला रंग है ये किस में बदला हुआ दिखेगा आपको, हरे रंग में। ठीक है, तो ये हरा रंग बता रहा है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है और जो कॉपर सल्फेट नीला थोथा है उसका रंग हरा बदल गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है, लोहे की कील डालने से हरा रंग हो जाता है।
लोहे की कील या फिर ब्लेड डालते हैं आप, मतलब लोहे का कोई भी पदार्थ डाल रहे हैं तो वो रंग हरा हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के पदार्थ से रंग बदलने का कारण बताएं। अब ये यहाँ पर रंग बदला क्यों है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो रंग बदला है वह किसके कारण बदला है, क्योंकि यहाँ एक नया पदार्थ बना है। ठीक है, और वो जो नया पदार्थ बना है उसका क्या नाम है, उसका नाम है आयरन सल्फेट, उसका नाम है आयरन सल्फेट। ठीक है, तो ये जो आयरन सल्फेट है ये किसके कारण बना, इस ब्लेड के कारण बना। मतलब लोहे का कोई भी पदार्थ अगर हम उसमें डाल रहे हैं नीले थोथे में, तो उसके कारण जो रंग बदला है वह हमारा कैसा है, हरा रंग है। और वो किसके कारण बदला, कि नया पदार्थ जो है वह आयरन सल्फेट वहाँ पर बना है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को देखिए एक समीकरण के द्वारा दिखाया जा सकता है, वो ये लिखा है समीकरण। पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, जो लिखा है क्वेश्चन का जो आंसर है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीले से हरा एक नए पदार्थ के कारण होता है। यह नया पदार्थ आयरन सल्फेट होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है। तो देखिए यहाँ है कॉपर सल्फेट, यानी कि ये नीला थोथा, इसको हम दिखाते हैं CuSO4 के सूत्र से। प्लस में यहाँ पर हमने ये आयरन की मिलाई थी ब्लेड, तो यानी आयरन हो गया Fe, और इससे जो हमें प्राप्त हुआ इन दोनों के रिएक्शन से वह क्या हुआ बच्चों, FeSO4। ठीक है, जो नया पदार्थ यहाँ बना जिसके कारण हरा रंग आया वो है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो ये नाम आपने याद रखना है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बनने के कारण यहाँ पर हरा रंग आ गया। ठीक है, और प्लस में जो कॉपर है Cu वह अलग हो गया। ठीक, ये जो कॉपर है बच्चों, ये इस ब्लेड के ऊपर भूरे रंग का प्रेसिपिटेट बना लेता है जो इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से पूरी अभिक्रिया हो गई। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा आपके लिए दोहरा लेती हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है यानी CuSO4 है। ठीक है, इसमें क्या मिलाया गया है, आयरन मिलाया गया है। इन दोनों की अभिक्रिया से जो विलयन है उसका रंग बदल गया, हरा हो गया। और वो क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ नया पदार्थ FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बना है जिसके कारण हरा रंग हो गया। ठीक है बच्चों, ये अब आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में फिर एक अभिक्रिया के रूप में आपके सामने आएगा। तो अब पहले देख लेते हैं किन पदार्थों में अभिक्रिया होनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है सिरका और खाने का सोडा मिला देने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो बच्चों, खाने का सोडा और सिरका जब हम दोनों मिला देते हैं तो वहाँ जो गैस उत्पन्न हुई वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस गैस से आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे क्योंकि आपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस गैस के बारे में पढ़ा था कि पौधे जो हैं वायु से अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए, अपने भोजन के संश्लेषण के लिए कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर कि सिरका जो होता है उसको अगर हम मिला दें खाने के सोडे के साथ, यानी प्लस में कर दें खाने का सोडा। ठीक है, तो इन दोनों की अभिक्रिया से जो गैस प्राप्त होगी वह कौन सी होगी, CO2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखते हैं जो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, सिरका और खाने का सोडा के रासायनिक नाम बताने हैं। अब आपने इनके रासायनिक नाम बताने हैं। सिरका को बच्चों कहा जाता है एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे कि एसिटिक अम्ल यानी सिरका। ठीक, इसके बाद है खाने का सोडा। खाने का सोडा जो होता है बच्चों उसका नाम होता है रासायनिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद कार्बोनेट में यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सिरका है उसका नाम है एसिटिक अम्ल और जो खाने का सोडा है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
यहाँ पर ये इसका चित्र दिया हुआ है जो आपकी बुक में है, यानी इनकी अभिक्रिया दी हुई है। तो देखिए बच्चों, ये लिखा है सिरका प्लस खाने का सोडा, ठीक है। ये एक परख नली है, ये क्या है बच्चों, एक परख नली है। इस परख नली के अंदर क्या लिया गया है, सिरका प्लस खाने का सोडा, मतलब सिरका लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा करके खाने का सोडा मिला दिया। इन दोनों की जब अभिक्रिया हुई, इन दोनों की अभिक्रिया से यहाँ पर ये देखिए, ये दूसरी परख नली के अंदर ये बुलबुले बुलबुले आपको दिख रहे हैं, ये किस चीज़ के हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि सिरका और खाने का सोडा में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो देखिए, इन दोनों की अभिक्रिया से, यानी कि अभी हमने देखा था सिरका को हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, ठीक है। और साथ में हमने खाने का सोडा मिलाना है, खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों को जब मिला दिया गया तो हमारे पास जो नया पदार्थ बना वो है CH3COONA। ये होता है बच्चों सोडियम एसीटेट। ये क्या है बच्चों, ये है सोडियम एसीटेट। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपने देखा था कि एक गैस प्रोड्यूस हो रही थी जिसका नाम है CO2, जो कि बहुत ज़रूरी है यहाँ लिखना, क्योंकि मेनली CO2 गैस ही यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। साथ में कुछ अन्य पदार्थ लिख सकते हैं आप, या फिर जल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये समीकरण आपका पूरा होता है कि सिरका और खाने का सोडा मिलाने पर क्या क्या होता है। तो देखिए, ये लिखा है CH3COOH यानी सिरका, जिसका दूसरा नाम एसिटिक अम्ल, NaHCO3 खाने का सोडा जिसे कहा जाता है, यानी दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CH3CON ने ये बना है, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। साथ में CO2 प्लस अन्य पदार्थ, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा समीकरण समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है, इसी रिएक्शन में आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है उसका कैसे हमें पता चलता है, तो वो परीक्षण भी हम इस आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसके अनुसार कर सकते हैं। कि जो CO2 गैस है, आपने देखा था, देखिए यहाँ पीछे एक बार चित्र, ये देखिए, ये जो चित्र है इसमें आपको लिखा दिख रहा होगा यहाँ चूने का पानी, ठीक है। तो यानी कि ये जो दूसरी परख नली है इसमें क्या लिया गया है बच्चों, चूने का पानी लिया गया है, ठीक है। इस चूने के पानी में जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है तो ये इसको दूधिया रंग में बदल देती है। कैसा रंग में, दूधिया रंग में, बिल्कुल दूध जैसा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह उत्पन्न हो रही है। और यही टेस्ट, इसका दूधिया कलर कर देना, इसका ये CO2 का एक मानक परीक्षण भी होता है कि जब हमें अगर CO2 का परीक्षण करना है कि CO2 कहीं प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, तो उस CO2 को हम वहाँ से, मतलब चूने के पानी में से प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे हमें वहाँ दूधिया रंग मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस को ताज़े बने चूने के पानी में से गुजारने पर क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। आपने साथ में क्यों का भी जवाब देना है। इस अभिक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाएं, ठीक है। तो बच्चों देखो, अभी हमने बात ही करी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जब उसको चूने के पानी में से प्रवाहित किया जाता है तो पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, दूधिया हो जाता है, ठीक है। और ये जो दूधिया होता है ये किस कारण से होता है, तो देखिए बच्चों, वहाँ पर एक नया पदार्थ अब बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब जो यहाँ पदार्थ बना है वह है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा
कि दूधिया पानी, चूने का पानी जो है वह दूधिया रंग का क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ नया पदार्थ बना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रक्रिया को हम एक समीकरण द्वारा दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये समीकरण दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमने लिया, उसको किस में से गुजारा है, चूने के पानी में से। तो चूने का पानी जो होता है बच्चों, उसका सूत्र होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH2। अब इससे हमारे पास जो नया पदार्थ बना है वह पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है यही जो है कैसा कलर का है, दूधिया कलर का है, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर H2O, साथ में क्या है बच्चों, H2O, ठीक। तो इस तरह से ये जो परीक्षण है हमारा, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये पूरी होती है। एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं इसको कि यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया एक नए पदार्थ के बनने के कारण होता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये जो नया पदार्थ यहाँ बन रहा है बच्चों, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको समीकरण द्वारा दिखाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 प्लस में चूने का पानी CaOH2 और उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 प्लस में H2O यानी जल, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरी अभिक्रिया हो गई। तो ये समीकरण आप याद रखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि ओजोन की परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कौन सी हानिकारक विकिरणों से हमें बचाती है। तो देखो बच्चों, जो ओजोन की परत है, ओजोन को हम O3 से दिखाते हैं, ठीक है। तो ओजोन की परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो ये पराबैंगनी विकिरण जो होती हैं ये सूर्य के प्रकाश में होती हैं, जिनको धरती पर आने से जो ओजोन की परत है वह बचाती है, जिससे मनुष्य को विभिन्न बीमारियां, मेनली जैसे स्किन का कैंसर जो होता है, इवन क्या है, स्किन का कैंसर की बीमारी भी इन किरणों के कारण, इन विकिरणों के कारण हो सकती है। तो जो ओजोन की परत है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है, ठीक है। तो ये जो रक्षा करती है, तो इसलिए ये एक तरह से हमारे लिए एक आवरण का काम करती है। मतलब कौन है वो आवरण हमारे लिए, ओजोन की परत, ठीक है। ओजोन की जो परत है वो हमारे लिए एक आवरण का कार्य करती है। किनसे हमारी रक्षा करती है, वह हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो आप याद रखेंगे बच्चों कि जो ओजोन की परत जो होती है वो इन हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो उनके द्वारा, ओजोन के द्वारा जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है उनका अवशोषण हो जाता है, जिससे वह हमारे तक, धरती तक पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है। और धरती तक ना पहुंचने के कारण हम बहुत सारी बीमारियों से मनुष्य बच जाता है और दूसरे जीव जंतु भी बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अब आंसर, ओजोन की परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कौन सी हानिकारक विकिरणों से हमें बचाती है। तो इसका आंसर है यहाँ पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। और ये करती क्या है कि ओजोन की परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अवशोषित करने के कारण ये धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं, धरती तक नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंचने के कारण हम लोग बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या, ओजोन की परत। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है गैल्वेनाइजेशन या फिर यशदलेपन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश का वर्ड है, यशदलेपन हिंदी का वर्ड है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में गैल्वेनाइजेशन ही लिख लिया जाता है, वहाँ पे लिखा ही नहीं होता यशदलेपन, तो आपको दोनों शब्दों को अच्छे से याद रखना है। अब ये होता क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन बच्चों देखो क्या होता है कि जब हम लोहे पर जिंक एक धातु है, जिंक इसको हिंदी में कहा जाता है जस्ता, तो जिंक की परत या फिर जस्ते की परत हम
लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर चढ़ा देते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है, यही जो प्रक्रम है जिसमें जिंक की परत को लोहे पर चढ़ाया जाता है, यही कहलाता है क्या? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं बच्चों? यशद लेपन। तो आपने इस शब्द को याद रखना है, यशद लेपन यानी कि जिंक की परत को लोहे पर चढ़ाना। किसके ऊपर? लोहे की धातु के ऊपर उस परत को चढ़ाना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना कि सोना जो है वो बहुत महंगी धातु होती है ना, तो सोना चांदी के ऊपर चढ़ा दी जाती है उसकी परत, है ना, तो चांदी फिर वो सोने जैसी दिखने लगती है। तो इसी तरह से जिंक की परत को जब हम लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वह प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। आपने इसको याद रखना है कि यशद लेपन की प्रक्रिया में जिंक की परत को ही चढ़ाया जा रहा है। किस पर? लोहे पर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातुएं जंग लगने से बचाव करने के लिए प्रयोग करी जाती हैं? तो जंग लगने से बचाव करने के लिए देखिए, अभी आपने एक तो देख लिया, जिंक की धातु को यूज़ करते हैं, जिंक यानी कि जस्ता। ठीक है, जस्ते को यूज़ किया जाता है। और साथ में एक और धातु है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम को भी यूज़ किया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है, तो आंसर जो है आपका क्या बन गया? क्रोमियम अथवा जस्ता, दोनों में से कोई भी यूज़ की जा सकती है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील कैसे बनाई जाती है? तो देखिए बच्चों, स्टेनलेस स्टील के आपने घरों में बर्तन देखे होंगे, स्टील के बर्तन जिन्हें कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेनलेस स्टील है जिनसे वह बर्तन बनाए गए हैं, वह कैसे बनाई जाती है? तो इसमें देखिए कई सारी धातुओं को मिलाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम जो विभिन्न धातु मिलाते हैं वह कौन कौन सी हो गई? पहला तो हो गया लोहा। लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें साथ में मिलाया जाता है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम, और साथ में मिलाया जाता है इसमें थोड़ा सा निकेल प्लस में थोड़ा सा मिलाया जाता है इसमें मैंगनीज। ठीक है बच्चों, तो ये सारी धातुएं मिलाई जाती हैं और साथ ही साथ एक मेन चीज़ धातु है वो मिलाई जाती है जिसका नाम है कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टेनलेस स्टील हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं उसमें क्या क्या मिला है बच्चों? लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज और साथ में कार्बन। ठीक है, ये सारे पदार्थों से मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। आंसर में क्या लिखा है? स्टेनलेस स्टील विभिन्न धातुओं को मिलाने से बनाई जाती है। धातुएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? लोहा, क्रोमियम, निकेल, मैंगनीज। ठीक है, इन सबको मिलाया जाता है और साथ में कार्बन भी मिलाया जाता है। तो आपने कार्बन को नहीं भूलना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी के जहाज को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? अब देखो बच्चों, पानी का जहाज जो होता है वो समुद्र में है ना। पानी का जहाज समुद्र में रहता है और समुद्र में बहुत अधिक मात्रा में लवण है। तो ये जो लवण होते हैं इनके कारण जो लोहे का जहाज है, जो लोहे से बना हुआ पानी का जहाज है, वह संक्षारित होने लगता है, यानी कि उसमें जंग लगने लगता है। ठीक है, तो जब जंग लग रहा है तो हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है बच्चों, उसको पेंट कर दिया जाए। ठीक है, हमेशा लोहे की जो भी चीज़ें हैं हमारे पास उनको पेंट कर दिया जाता है, या फिर हम उनकी गैल्वेनाइजेशन भी करते हैं। परंतु यहाँ पानी के जहाज़ की बात हो रही है तो उसके ऊपर पेंट ही किया जाता है। ठीक है, तो पेंट के साथ वहाँ ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी करी जाती है। तो ये सब हमारे किसके लिए हैं? पानी के जहाज़ को किससे बचाना है? हमने पानी के जहाज़ को हमें जंग लगने से बचाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है क्रिस्टलीकरण किसे कहते हैं? क्रिस्टलीकरण, तो देखिए बच्चों, नाम से ही आपको कुछ पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ज़रूर क्रिस्टल्स बन रहे होंगे।
क्रिस्टल्स यानी कि कुछ टुकड़े जो कि जिनकी शेप जो होती है बिल्कुल क्रिस्टल के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम क्रिस्टलीकरण रखा गया है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या होती है? तो अब देखिए, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने के प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो हमें शुद्ध प्राप्त करने हैं और आमाप यानी उसके साइज से बड़े प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो ये हम किससे प्राप्त करते हैं? किसी भी पदार्थ के विलयन से, उसका जो विलयन है उसी से हम उसके क्रिस्टल्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये प्राप्त करने की विधि क्या होती है, ये आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएगी। ये देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना सीखेंगे हम। तो देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, आपकी बुक का चित्र है। इसमें क्या किया गया है, पहले मैं एक बार आपको बस से समझा देती हूँ बोल के, फिर हम आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप समझ ही गए होंगे। जैसे हमने पीछे भी देखा था, कॉपर सल्फेट जिसका कलर नीला होता है पानी में मिलाने पर, कॉपर सल्फेट जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट, इसका विलयन बनाया गया है। विलयन बनाने के लिए क्या किया गया, इसमें जल मिला लिया गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट में क्या मिलाया गया है, जल मिलाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अब जब ये विलयन तैयार हो गया, इसमें कुछ बूंद हमने यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की लेनी है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बच्चों, उसको यूज़ करते हुए बहुत ध्यान से धीरे धीरे आपने डालना है इस विलयन में। ठीक है, और ये तनु लेना है। तनु का मतलब इसमें पानी की मात्रा थोड़ा कम होगी। ठीक है, तो इस तनु H2SO4 की कुछ बूंदें ही हमने इसमें डालनी है और ये नीला थोथे का विलयन हमारे पास तैयार है। अब इसको क्या करना है, अब इसको गरम करना है। ठीक है, इसको गरम करिए। गरम होने के बाद क्या होगा, ये गरम होने के बाद आप इसको बिना हिलाए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, गरम करते समय आपने किस बात का ध्यान रखना है कि इसमें नीला थोथा और मिलाते जाना है। मिलाते जाएंगे जब तक कि वह उसमें घुलना बंद ना हो जाए। इतना सारा आपने उसमें नीला थोथा मिला देना है, यानी कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट इसमें घुलना बंद हो जाएगा तब आपने रुक जाना है। ठीक है, और उसके बाद इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आप इसमें देखेंगे इस तरह के ये जो आपको क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्रिस्टल्स आपको ठंडा होने के बाद दिखेंगे। इससे पहले आप इसको छान लेंगे ताकि आपका जो क्रिस्टल्स हैं वह साफ़ सुथरे स्पष्ट दिखाई दें। ठीक, तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टल किसी पदार्थ के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर में जो लिखा है देखिए, इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए एक बीकर में 1 कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएं। ठीक है, तो यहाँ तनु है बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो आपने मिलाना है। इसके बाद जल को गर्म कीजिए। उसके बाद आपने उसको गर्म करते जाना है। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर आपका इस तरह से ये गर्म होता जाएगा। जब जल उबलना आरंभ कर दे, जल जो है आपका उबलना आरंभ कर दे, तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि उसको निरंतर चलाते हुए ही आपने मिलाना है ताकि वो अच्छी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घुलना बंद हो जाए। मतलब जब तक और कॉपर सल्फेट उसमें घुलना बंद ना हो जाए तब तक आप उसको जलाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। किसको मिलाना है बच्चों? कॉपर सल्फेट को, यानी कि नीले थोथे कॉपर सल्फेट को आपने यहाँ पर मिलाते रहना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका कॉपर सल्फेट जो है वह मिलाते हुए आपने जब पूरी तरह से जब वो मिलना उसमें घुलना बंद हो जाए तो रोक देना है। ठीक है, अब इस विलयन को फ़िल्टर पेपर की मदद से सहायता से छान लीजिए
और इसको फिर उसके बाद जब वो घुलना बंद हो जाता है तो आपने उसको क्या करना है, छान लेना है। ठीक है, फ़िल्टर पेपर की सहायता से छान लेना है और ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो आपको उसे हिलाना नहीं है, आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है उस विलयन को। ठीक है, नहीं तो आपके क्रिस्टल्स जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हिलाना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद विलयन के ठंडा होने पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये क्रिस्टल्स जो हैं आप बीकर की तली में देख सकते हैं। बीकर की तली में आपको क्रिस्टल्स जो हैं वह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये चित्र की सहायता से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपकी बुक का चित्र है। इसमें ये नीला थोथा लिया गया है। नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें जो मिलाया गया है वह जल और साथ में तनु H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सल्फ्यूरिक अम्ल आपका तनु होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको मिलाया और इस सारे प्रोसेस को फिर क्या करना है, गरम करना है। ये गरम करेंगे। गरम करते हुए इसमें और भी फिर आपने क्या मिलाना है, कॉपर सल्फेट, और उसको मिलाते रहना है, हिला हिला कर मिलाते रहना है जब तक कि वह उसमें घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, जब वो घुलना बंद हो जाए तो उसे आप गरम करना बंद कर दीजिए और ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने से पहले एक बार इसको छान ज़रूर लीजिएगा फ़िल्टर पत्र की मदद से, और जब वो ठंडा हो जाए तो उस वक्त आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इसे हिलाना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हिलाना नहीं है। ठीक है, इसे हिलाएंगे नहीं तभी आपको सुंदर क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है, ठंडा होने के बाद फिर आपको उसमें क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। तो आपने देखा किसी पदार्थ के विलयन से, यानी कि CuSO4 ही था, देखिए उसी के विलयन से हमने उसी के क्रिस्टल्स को प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि किसी पदार्थ के विलयन से, किसी पदार्थ के विलयन से ही हम उसके क्रिस्टल्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, विलयन से ही उसके क्रिस्टल्स प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, उसके क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखें। तो लोहे के जंग के बारे में हम पूरे पाठ में कई बार पढ़ चुके हैं। ये एक क्वेश्चन आपका रह गया था जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल के सितंबर के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और वैसे आप सब जान चुके हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम विभिन्न उपाय करते हैं, परंतु यहाँ ये तीनों मेन उपाय मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है यशद लेपन द्वारा, यानी कि जिंक या जस्ता की परत चढ़ाकर हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा लोहे पर पेंट करके, लोहे पे पेंट करके भी हम उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। फिर है लोहे पर तेल अथवा ग्रीस की परत चढ़ाकर, मतलब तेल लगाने से, आपने देखा होगा घरों में अगर लोहे के दरवाजे होते हैं तो उन पर समय समय पर तेल लगा दिया जाता है रुई की मदद से। ठीक है, या फिर उस पर ग्रीस की परत चढ़ाकर भी आप इसको लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि तीन उपाय हैं। पहला हो गया जिंक के द्वारा, जिसको हम यशद लेपन कहते हैं, जिंक या जस्ता कह सकते हैं, इसकी परत चढ़ा के। फिर दूसरा हो गया पेंट के द्वारा, कि पेंट करके हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। और तीसरा हो गया तेल या ग्रीस की परत लगाकर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि लोहे को जंग लगाने के हमारे पास विभिन्न उपाय हैं और ये तीनों उपाय इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने ये तीनों उपाय याद करने हैं। तो इस तरह से बच्चों देखो आपका ये पूरा लेसन हो गया। अब आपके इसके क्वेश्चंस जो हैं सुंदर राइटिंग में कॉपी में ज़रूर लिख लें और इसके बाद चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जिन बच्चों ने
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको समय समय पर वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुंच जाएं। धन्यवाद बच्चों।